हेलो थियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो ये एपिसोड काफी अच्छा होने वाला है और आप सभी लोग को इस एपिसोड में काफी मजा भी आएगा। तो चलो फटाफट से एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा हुआ होता है कि एंसेस्टर जियो जुआन वापस से रिवाइव हो गए थे और वो लोग काफी ज्यादा खुश भी थे। हालांकि उसी टाइम पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी जिसके कारण त्यांजू का जो टॉम था वो गिरने लगा था। ओल्डो जियान को बचाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसी टाइम पे उनके सामने वाइड लाइटिंग बीस्ट अपेयर हो जाता है और वो उनका रास्ता रोक देता है और उसके एक पावरफुल रोर के साथ ही वो पूरा त्यांजू का टॉम गिरने लगता है। जिसके बाद हमें सीन सीधा शिफ्ट हुआ दिखाई देता है जहाँ पे जालिन माउंटेन रेंज के अंदर, अरे मैं तो कहने ही भूल गया। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग शुरू होती है जस्ट वहीं से जहाँ पे हमें सीधा ही जालिन माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैग्मा के नीचे एक विशाल लाल रंग के जानवर की दो आंखें ओपन होती हैं। उसी टाइम पे जाइलिंग माउंटेन रेंज के ऊपर एक बर्फीली चोटी के ऊपर सिस्टर लिंगबिंग जुआन अचानक ही काफी ज्यादा बेचैन होते हुए वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देखती हैं। वहीं यान सिटी का जो सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जिनियाओ अपने रूम के अंदर कल्टीवेशन कर रही थी और उसने जब सुना था कि जियोयान की पावर 400% को भी टक्कर देने के बराबर पहुंच गई तो वो भी काफी ज्यादा खुश हुई थी। लेकिन अचानक ही इसी टाइम पे जिनियाओ का दिल भी काफी ज्यादा बेचैन होने लगता है और उसकी आंखें भी अचानक ही खुल जाती है और अचानक ही जियोयान की फिगर उसके दिमाग में क्रिएट हो जाती है। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी विंडो से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देखती है जहाँ पे जियोयान गया था। साथ ही हमें एमरल्ड ग्रीड सिटी का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरे होता है और वहाँ पे काफी सारे लोगों में एक व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए ओल्ड मैन भी होता है। और इस टाइम पे वो पर्सन तुरंत ही कहता है, जियोयान बच्चे तुमने मुझे ढूंढने के लिए इतना ज्यादा मुश्किल क्यों बना दिया है। और इस टाइम पे उनका चेहरा काफी ज्यादा थका हुआ होता है और वो वास्तव में जिस पर्सन को ढूंढ रहे थे उन्हें सिर्फ उसका नाम ही पता था और उसे जियोयान के बारे में कुछ न्यूज़ेस मिली थी जो कि इत्तेफाक से ही मिली थी। और ये ओल्ड मैन वही होता है जो कि जियोयान को ढूंढने के लिए निकला था, जियो मिंग जुआन। इस टाइम पे उनके हाथ में एक वाइन का घड़ा भी होता है और वो शहर की तरफ चल रहे होते हैं और जैसे ही वो प्लाजा से बाहर निकलते हैं तो उनके बगल से एक लड़की गुजरती है जो देखकर वो तुरंत ही कहते ओह, और अचानक ही काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और घूमकर जैसे ही उस लड़की को देखते हैं तो कहते हैं कॉन्टिनेंट के इस वेस्टलैंड एरिया के अंदर हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब का कोई मेंबर क्यों होगा। हालांकि तुरंत ही वो उस लड़की को इग्नोर करके तुरंत ही शहर के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। इस टाइम पे वो लड़की भी आसमान की तरफ देखती है और अचानक ही उसे अपने दिमाग में एक ब्लैक फिगर याद आने लगती है और उसे पता था कि जिसे वो याद कर रही है वो साउथ एरिया से आया था और वो जानना चाहती थी कि आखिरकार उसने अपना कल्टीवेशन कहाँ से किया और साथ ही वो उस जगह को भी देखना चाहती थी जहाँ से वो आया था। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि अपनी मूरोंग कियानयान होती है जिसने खुद ही अपने क्लेन को छोड़ दिया था और इतने सालों की ट्रेनिंग के कारण कियानयान काफी ज्यादा मेच्योर लग रही होती है। हालांकि इसके अंदर अभी भी कुछ बचपना था जो कि इसके सुंदर चेहरे से गायब नहीं हुआ था। इस टाइम पे कियानयान उसी फॉर्मेशन के ऊपर खड़ी हुई थी और साउथ एरिया की तरफ ही जा रही थी। दूसरी तरफ जियो मिंग जुआन सड़कों में बोर होकर टहल रहा होता है और एक दिन यहाँ पे रुकने के बारे में सोचा था और साथ ही साथ यहाँ पे काफी सारे लोगों से जुआन के बारे में पूछने के बारे में भी उन्होंने सोचा था, जिसके बाद वो कल जुआन को खोजने के लिए आगे जाने वाले थे। उसी टाइम पे जियो मिंग जुआन के ऊपर नजर झोंगी की पड़ती है जो की हिडन क्लाउड पवेलियन के एल्डर थे और वो जैसे ही उन्हें देखते तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। हालांकि इस टाइम पे जियो मिंग जुआन बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहे होते हैं लेकिन कोई भी उन्हें सिंपल समझने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए झोंगी भी काफी ज्यादा अलर्ट थे लेकिन वो उन्हें कंटिन्यू देखते रहते हैं जब तक कि जियो मिंग जुआन उनकी आंखों से गायब नहीं हो जाते। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे गांव वाले एक ही जगह पे जुटे हुए थे और उन गांव वालों का जो लीडर था वो गुस्से में अपने सामने एक क्रूएल पर्सन को देखते हुए कहता है, पेंगलिउ अब तुम क्या चाहते हो। ये देखकर पेंगलिउ तुरंत ही कहता है, झू कियांग मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है लेकिन तुम्हारी आवाज बहुत तेज हो गई है, तुम वास्तव में मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करते हो। ये सुनकर जू कियांग तुरंत ही कहता है, हमने पिछले महीना का टैक्स पहले ही पे कर दिया है, फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। ये सुनकर पेंगलिउ तुरंत ही कहता है, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, आपने पिछले महीने का टैक्स तो दे दिया है और मैं इसे बिल्कुल नहीं भूलूंगा, लेकिन आपने इस महीने का टैक्स अभी तक नहीं दिया। उसकी बात को सुनकर सभी के फेस इंप्रेशन अचानक ही बदल जाते हैं और वो कहते हैं, पेंगलिउ इससे तुम्हारा मतलब क्या है। आखिरकार हर महीने टैक्स महीने की लास्ट डेट को दिया जाता है, अभी तो आधा महीना ही हुआ है और आप टैक्स पहले ही लेने आ गए। ये सुनकर पेंगलिउ तुरंत ही कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स कलेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। याद रखें 100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन, अगर उसमें एक भी कम हुआ तो आप सभी को बियर स्टील मर्सनरी ग्रुप में भेज दिया जाएगा और मुझे लगता है कि आप सभी को उस ग्रुप में एंटर होने के रिजल्ट पता होने चाहिए, है ना। इस टाइम पे पेंगलिउ को केवल अपने टैक्स से मतलब था, उसे कोई मतलब नहीं था कि सामने वाले जिए या मरे। हालांकि तभी जू कियांग कहता है, पेंगलिउ तुम जानबूझकर हमारे लिए चीजें कठिन बना रहे हो। आखिरकार पास्ट में हमें जी माउंटेन के अंदर 100+ स्पिरिट स्टोन को खोदने के लिए और उन्हें लाने के लिए कम से कम 1 महीने की जरूरत होती है, अब तो तुम आधा महीना पहले ही आ गए हो। हम इतने स्पिरिट स्टोन तुम्हें कहाँ से ला कर देंगे, क्या तुम जानबूझ के हमें नहीं मारना चाहते। जू कियांग
नॉर्मली बियर स्टील मर्सैन रीग्रुप में जाने का रिजल्ट तो जानता ही था, साथ ही उसे पेंगलियू के बारे में भी अच्छे से पता था कि उसकी कोई ना कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए, नहीं तो वो इन सभी लोगों को इस तरीके से मजबूर नहीं करता। हालांकि तभी पेंगलियू कहता है जूकियांग तुम गलत हो, भले ही तुम मर जाओ, लेकिन इसके लिए जिसने मजबूर किया है वो मैं नहीं हूँ। ये नॉर्दर्न डेसोलेट पैलेस है, टैक्स जल्दी से इकट्ठा करने का आदेश उन्हीं ने हमें दिया है और मैं तो केवल उन्हीं ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो आप केवल टैक्स दीजिए, आप दे सकते हैं या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और इतना कहने के बाद पेंगलियू मुड़ता और धीरे धीरे अपने आदमियों के साथ जाने लगता है। हालांकि तभी वो कुछ सोचकर जूकियांग की तरफ देखता है और कहता है हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, हालांकि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस चांस को लेना चाहेंगे या नहीं। ये सुनकर जूकियांग तुरंत ही कहता है आप क्या चाहते हैं, और इस टाइम पे उसने अपनी डुइकुई को भी एक्टिवेट कर लिया था। ये सुनकर पेंगलियू तुरंत ही कहता है अगर तुम अपनी बहन को देने को तैयार हो, और वो अपनी बात पूरी कर ही पाता कि वो तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ता है और अपने 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के ऑरे को पेंगलियू की तरफ बढ़ा देता है। वो इस दुनिया में केवल सबसे ज्यादा प्यार अपनी बहन से ही करता था, और जिसने भी उसे छूने या उसके बारे में गलत सोचने की हिम्मत की उसे मरना ही होगा। हालांकि जूकियांग का ऑरा चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना रहा हो, पेंगलियू यहाँ पे बिल्कुल टेंशन फ्री खड़ा हुआ होता है, और इसके बाद अपने हाथ से इशारा करता है तो उसके बगल में खड़ा हुआ एक हाफ एजेड मैन तुरंत ही जूकियांग की तरफ अटैक कर देता है, और इस टक्कर के साथ जूकियांग तुरंत ही उड़ता हुआ भीड़ के ऊपर जाकर गिरता है। जिसके बाद पेंगलियू तुरंत ही कहता है तुम केवल 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर हो, फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो। पास्ट में मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम अपने गांव को लीड करते हो तो इससे मुझे काफी प्रॉफिट होगा, लेकिन तुम मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहते हो। और इसके बाद पूरी बॉडी से किलिंग इंटेंट और रिलीज होने लगता है, और इसके बाद वो कहता है क्योंकि मैं अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो तुम मेरे लिए खतरा बन सकते हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसके बाद वो अपना ऑरा तुरंत ही जूकियांग की तरफ बढ़ा देता है, जो देखकर सभी लोग तुरंत ही कहते हैं डाउडी 1 स्टार डाउडी। और ये ऑरा यहाँ पे खड़े सभी लोगों में सबसे ज्यादा पावरफुल था। तभी पेंगलियू कहता है इतने सालों से मैंने कभी भी अपनी पावर को किसी के सामने शो नहीं किया, लेकिन आज तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। और इसके बाद वो तुरंत ही आगे की तरफ बढ़कर जूकियांग की तरफ अटैक कर देता है, और इसके अगले ही मूवमेंट में टन की आवाज आती है, और वो अटैक जो कि जूकियांग की तरफ बढ़ रहा होता है रुक जाता है। और इसके बाद हवा में 2 ह्यूमन फिगर्स दिखाई देती हैं, और उनमें से 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की होते हैं। उस टाइम पे उस लड़के ने ही उस अटैक को रोककर एक ही उंगली से उसे तोड़ दिया होता है। इस टाइम पे ये लड़का जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं और पेंगलियू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, ये तियानजू के टॉम्ब के अंदर डिस्ट्रॉय होने वाले तियानजू के टॉम्ब के साथ ही मर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये तो अपना पर्सन और अपना ठरकी जोयान ही होता है। ये साला इसको कहाँ भेज दिए। जोयान को अटैक को डिस्ट्रॉय करते देखकर पेंगलियू भी काफी ज्यादा शॉक होता है, और सभी की नजर जोयान के ऊपर ही बनी हुई होती है, और उनके सदमे का तो ठिकाना भी नहीं था। जिसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोयान खड़ा हुआ था तियानजू के टॉम्ब के अंदर। वो जगह धीरे धीरे फट रही होती है और वहाँ पे एक गोल्डन लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है, और जोयान उस फॉर्मेशन से गायब हो गया था। जिसके बाद एक छोटे से आंगन में जहाँ पे 4 से 5 कमरे थे, वहीं गलियारे में एक बांस के जंगल के पास एक एंसेस्टर हॉल में वही लाइट वापस से प्रोड्यूस होती है, और उसी के सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है जो कि काफी ज्यादा क्यूट थी, और वो उसी हॉल से निकलने वाली लाइट को देख रही थी और काफी ज्यादा क्यूरियस भी थी। हालांकि जैसे ही वो लाइट गायब होती है तो उसे वहाँ पे 2 ह्यूमन फिगर दिखाई देती है, जिसे देखकर वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और वो बचना चाहती थी, इसीलिए वो मूवमेंट भी नहीं करती। और इस टाइम पे अपने सामने के वो 2 लोगों को देख रही थी, जिसके साथ वो डरी हुई और क्यूरियस दोनों होती है। तभी जियोयान जो कि वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आया था कहता है आखिरकार ये जगह कहाँ है, और इसके बाद अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देखने लगता है, और काफी ज्यादा अलर्ट भी था। जिसके बाद वो अपने सामने एंसेस्टर जियोजुआन को देखते हैं, और इसके बाद उस हॉल को देखने लगते हैं जहाँ पे वो अपेयर हुए थे। उस हॉल के अंदर उन्हें वही एक पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोनों लोग तुरंत ही पहचान जाते हैं, क्योंकि ये मूर्ति तियानजू का स्टैचू था, और ऐसा लग रहा था कि ये तियानजू के उस फॉर्मेशन के कारण ही हो। उस फॉर्मेशन ने ही उन्हें यहाँ भेज दिया था, और ये वो जगह होनी चाहिए जहाँ पे तियानजू पैदा हुए थे। हालांकि जोयान और एंसेस्टर जियोजुआन दोनों ही जानते थे कि अभी कुछ भी सोचने का टाइम नहीं है, सबसे पहले उन्हें ये पता करना पड़ेगा कि आखिरकार वो कहाँ है। इसलिए वो धीरे धीरे सब कुछ शांत होने का वेट करते हैं। तभी जियोन कहता है लेकिन उन्होंने हमें यहाँ क्यों भेजा, आखिरकार 1000 साल हो चुके हैं, यहाँ अगर कुछ ऐसा है जो कि वो चाहते थे तो समय तो पहले ही बीत चुका है। मुझे लगता है कि हम उनके लिए वो चीज हासिल नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। और इसके बाद जियोन तुरंत ही बाहर जाने लगता है, लेकिन एंसेस्टर जियोजुआन तुरंत ही कहते हैं रुको, अगर उन्होंने हमें यहाँ कुछ भेजा है तो इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा, और क्या तुमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे उसका ऑरा भी है। और इसके बाद वो तुरंत ही तियानजू की स्टैचू को देखते हैं, जिसके सिर पर एक नेम प्लेट लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था फ्रीडम ऑफ फेट, भाग्य की स्वतंत्रता। वो दोनों एक साथ सोचने लगते हैं कि भाग्य का मतलब क्या है। और इसके बाद एंसेस्टर जियोजुआन तुरंत ही स्माइल करते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक स्पिरिचुअल हैंड को
क्रिएट करके तुरंत ही उस नेम प्लेट को पहुंचते हैं। हालांकि जुआन ने अपने स्पिरिचुअल पावर से यहाँ पे जांच कर ली थी और उसे कुछ नहीं मिला था, लेकिन जियोयान को एंसेस्टर जियोजुआन पे बिल्कुल भी शक नहीं होता और थोड़ी देर बाद एंसेस्टर अपने स्पिरिचुअल पावर को वापस ले लेते हैं और उनके हाथ में एक स्टोरेज रिंग नजर आती है। तभी जियोन कहता है ये है और काफी ज्यादा शौक होते हुए सरप्राइज हो जाता है। तभी एंसेस्टर जियोजुआन भी कहते हैं क्योंकि इस स्टोरेज रिंग को तियानजू द्वारा ऐसी जगह पर रखा गया था तो ये फिर तियानजू की स्टोरेज रिंग होनी चाहिए और उस टॉम्ब के अंदर के अकॉर्डिंग उसकी स्टोरेज रिंग में उसकी असली चीजें होंगी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आखिरकार ओरिजिन रिटर्निंग लेवल के एक्सपर्ट का स्टोरेज रिंग कितना ज्यादा कीमती होगा। तभी जोयान भी ठीक होकर कहता ओह रिटर्निंग टेक्निक। जोयान की बात को सुनकर जियोजुआन तुरंत ही चौंक जाते हैं। आखिरकार उन्होंने उसके पहले स्क्रोल ओरिजिन रिटर्निंग स्किल का कल्टीवेशन किया था और इसके बारे में वो अच्छे से जानते थे और प्रेजेंट टाइम पे एंसेस्टर जियोजुआन को इसके लिए टेंशन में होना चाहिए, लेकिन उनके सामने जोयान उनसे ज्यादा टेंशन में था। ये देखकर जियोजुआन तुरंत ही स्माइल करते हैं और इसके बाद एक ही थॉट के साथ उनकी स्पिरिचुअल पावर उस स्टोरेज रिंग के अंदर जाने लगती है और जोयान उनके बगल में वेट करने लगता है। कुछ ही मिनटों के बाद जियोजुआन के हाथ में एक स्क्रोल दिखाई देता है और कहने की जरूरत नहीं थी, ऑब्वियसली ये रिटर्निंग टेक्निक ही थी। तभी जियोजुआन कहते हैं रिटर्निंग टेक्निक। तियानजू ने रिटर्निंग टेक्निक को यहाँ पे रखा था ताकि अगर कोई उसके टॉम को डिस्ट्रॉय भी कर दे तो ये उसे ना मिले। इसीलिए कहा जाता है हमेशा भाग्य पे भरोसा रखना चाहिए। हम भाग्यशाली हैं, अगर हम उस महल में नहीं रहते तो हमें यहाँ टेलीपोर्ट नहीं किया जाता और ना ही हमें ये चीज मिलती। और इतना कहते कहते वो स्क्रोल को ओपन करते हैं। हालांकि जैसे ही वो स्क्रोल ओपन करते हैं तो तुरंत ही गोल्डन लाइट झिलमिलाने लगती है और जियोयान और जियोजुआन दोनों के सामने एक इल्यूजनरी फिगर अपीयर होती है जो देखकर वो दोनों ही दो कदम पीछे हट जाते हैं क्योंकि ये तियानजू होते हैं। हालांकि ये केवल एक इल्यूजनरी फिगर थी और वो ज्यादा बात कर नहीं सकते थे, इसीलिए तियानजू कहते हैं लकी पर्सन क्योंकि तुम्हें मेरा स्क्रोल मिल गया है। इसका मतलब है कि ये दोनों हमारे बीच का भाग्य है, तो अब ये स्क्रोल तुम्हारा हुआ ना कि मेरा। साथ ही साथ मुझे लगता है कि तुम उसी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के कारण यहाँ आने चाहिए। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरा एक आखिरी काम करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हाँ कहेंगे। वो कहते हैं अगर वो गांव जहाँ मेरा पुश्तैनी हाल है आप लोग अगर उसके आसपास हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप जाने से पहले गांव के लिए काम कर सकते हैं और ये रिटर्निंग टेक्निक और साथ ही साथ मेरी स्टोरेज रिंग की हर एक चीज आपको इनाम के तौर पर मिल जाएगी और आप इसे रख सकते हैं। इसके लिए आपको केवल गाँव के लिए एक ही काम करने की जरूरत है। फ्यूचर में गाँव का चाहे जो कुछ भी हो उसका आपसे कोई भी लेना देना नहीं होगा। और अगर आप इस स्क्रोल को देख रहे हैं तो इसका मतलब गांव पहले ही नष्ट हो चुका है और अब आपको ही सब कुछ ठीक करना है। और इतना कहने के बाद वो इमेज तुरंत ही गायब हो जाती है और जियोयान और जियोजुआन ये देखकर काफी ज्यादा चौंक भी जाते हैं और एंसेस्टर जियोजुआन के हाथ में वो स्क्रोल वापस आ जाता है। और इसके बाद जैसे ही वो उस हॉल के बाहर देखते तो वहाँ पे एक रेड कलर के कपड़े पहने हुए काफी क्यूट सी एक लड़की होती है और वो उस इल्यूजनरी फिगर को देख रही होती है जो कि अभी अभी गायब हो गई थी। उसे पता भी नहीं था कि जियोयान और जियोजुआन उसी को देख रहे हैं। और इसके बाद वापस से हमें सीन वहीं का दिखाया जाता है जहाँ पे चल रहा था और जमीन पे पेंगलियो पड़ा हुआ होता है और उसका चेहरा पूरी तरीके से पीला था और वो डर से कांप रहा होता है और अपने ठरकी को देखकर उसके चेहरे से पसीने कंटिन्यू गिरते जा रहे थे और कपड़े भीग चुके थे। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है तुम कौन हो, जिसपे अपना ठरकी तुरंत ही कहता है वो जो तुम्हें मारने वाला है। और इसके बाद जॉन का हाथ एकदम से आगे की तरफ बढ़ता है और पेंगलियो तुरंत ही ब्लड की फॉग में बदल कर गायब हो जाता है और जियोयान के बगल की लड़की तुरंत ही डर के मारे अपने चेहरे को ढक लेती है और काफी ज्यादा शौक होकर जियोयान को देख रही थी। और जहाँ तक जूकियांग और बाकी लोगों का सवाल था वो तो काफी ज्यादा हैरान थे और उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। हालांकि जॉन उनकी नजरों को पूरी तरीके से इग्नोर करके उसी यंग लड़की की तरफ देखते हुए कहता है तो क्या ये ठीक है। जियोयान की बात को सुनकर लड़की तुरंत ही अपने हाथ को हटाती है और डरते हुए जियोयान की तरफ देखते हुए अपना सिर हिला देती है। ये देखकर जियोयान स्माइल करता है और तुरंत ही उस 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर को देखता है जो कि पेंगलुम के साथ आए हुए थे। वापस जाओ और अपने ओनर से कहना कि यहाँ के एक भी पर्सन को छूने की अनुमति नहीं है वरना आप सब के सब उसके जैसे ही मार दिए जाएंगे। जियोयान की बात को सुनकर वो सभी लोग तुरंत ही जमीन पर गिरते पड़ते भागने लगते हैं और वो जितनी स्पीड से भाग सकते थे उतनी स्पीड से भागते हैं। तभी जूकियांग भी जियोयान की तरफ झुकते हुए कहता है मैं जूनियर जूकियांग मेरी जान बचाने के लिए सीनियर को धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद उसके गांव वाले भी तुरंत ही जियोयान के सामने झुक जाते हैं। तभी वो क्यूट सी लड़की भी जियोयान की तरफ देखती है। मेरी बेटी कैयर भी अपने भाई की जान बचाने के लिए एल्डर को धन्यवाद देती है। जैसे जियोयान कुछ बोलने वाला था तो उसकी बगल वाली लड़की भी तुरंत ही झुककर जियोयान को ग्रीट करती है। उन सभी को देखकर जियोयान तुरंत ही अपने हाथ से एक सॉफ्ट फोर्स जनरेट करता है और उन सभी को खड़ा होने में मदद करता है। और इस टाइम पे वो सभी लोग जियोयान को काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में देख रहे थे और तुरंत ही कहते हैं धन्यवाद एल्डर। तभी जियोयान कहता है ऐसा कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे किसी ने ऐसा करने के लिए कहा इसीलिए मैंने ऐसा किया। और इतना कहने के बाद जियोयान एक यंग लड़की को देखता है जिसके साथ वो यहाँ पर आया था और इस टाइम पे तियानजू ने जियोयान को कहा था इसीलिए जियोयान यहाँ पे रुका था और साथ ही साथ लड़की का चक्कर 3N फैमिली लड़की का चक्कर एक रीजन वो लड़की भी थी जिसके कारण जियोयान यहाँ पे था। जूकियांग जैसे ही देखता है कि जियोयान कैयर की तरफ देख रहा है तो वो तुरंत ही 2 कदम तक आगे बढ़ के कैयर
केयर को पीछे खींचता है और इसके बाद कहता है एल्डर चाहे रीजन कुछ भी हो लेकिन आपने हमारी मदद की है, इसीलिए मैं आपको अपने गाँव में इन्वाइट करना चाहूंगा। तभी जोयान की बॉडी से एंसेस्टर जो जुआन की आवाज आती है जो कि कहते छोटे साथी ऐसा लगता है कि ये बच्चा सोचता है कि तुम ठरकी हो। इस टाइम पे जो जुआन की चिढ़ाने वाली आवाज को सुनकर जुआन भी अपना सिर हिलाता है। इस टाइम पे जो जुआन की जो सोल थी वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी, इसीलिए वो जोयान की बॉडी के अंदर थे और तियानजू के इनहेरिटेंस और उस सोल एसेंस को धीरे धीरे रिफाइन करने के लिए और खुद की पावर को बढ़ाने के लिए वो जोयान की हेवनली फ्लेम का यूज कर रहे थे। उनकी बात को सुनकर जुआन भी स्माइल करता है और जूकियांग की तरफ सिर हिलाते हुए उसके साथ गाँव में पीछे पीछे चलने लगता है। इस टाइम पे जूकियांग जोयान को गाइड कर रहा था और सभी लोग जोयान के पीछे चल रहे थे। इस टाइम पे वो खुश और टेंशन दोनों में होते हैं। अब जबकि पेंगलियू मर चुका था तो वे लोग सुरक्षित थे, लेकिन पेंगलियू के मौत के बाद हो सकता है कि जू विलेज को और भी बड़े खतरे का सामना करना पड़े। हालांकि जोयान आगे आगे चल रहा था कि तभी भीड़ के पीछे की आवाजें आती हैं कि पेंगलियू मर चुका है लेकिन हमें अपना टैक्स देना होगा जो कि 100 स्पिरिचुअल स्टोन होने वाले हैं। लेकिन हाल ही के टाइम पे स्पिरिचुअल स्टोन को निकालना अब काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और वो साथ ही साथ कम होते जा रहे हैं। भला हम हर महीने 100 स्पिरिचुअल स्टोन कैसे देंगे? और मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि इस बार हम स्पिरिचुअल स्टोन को माइंड क्यों नहीं कर पा रहे। ऐसा पहली बार हुआ है और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो वे वास्तव में हम लोग को मार डालेंगे। उनकी बात को सुनकर जोयान तुरंत ही रुक जाता है और उन दोनों एल्डर्स को देखता है तो वो दोनों बूढ़े जोयान को देखकर तुरंत ही रुक जाते हैं और जोयान को प्रणाम करते हैं। उन्हें डर था कि कहीं जोयान नाराज ना हो जाए। तभी जोयान कहता आपने अभी अभी कहा कि स्पिरिचुअल माइंड एक माउंटेन रेंज है जहाँ से आप स्पिरिचुअल स्टोन को माइंड करते हैं। इस टाइम पे जोयान काफी क्यूरियस दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर वो दोनों बूढ़े एक दूसरे को देखते हैं और इसके बाद सिर हिलाते हुए कहते हैं सीनियर आपने सही कहा, हम जिस स्पिरिट बेन के बारे में बात कर रहे हैं वो वही माउंटेन रेंज है जहाँ से हम स्पिरिट स्टोन को माइंड करते हैं। तभी जोयान कहता है लेकिन आपने अभी अभी कहा कि आप उन्हें माइंड नहीं कर पा रहे है ना, जिसमें वो कहते हैं हाँ एल्डर आप सभी ने आपने सही कहा। तभी जोयान भी खुश होकर स्माइल करते हुए कहता है मुझे लगता है कि मेरे पास एक तरीका हो सकता है, मुझे वो स्पिरिचुअल बेन देखनी होगी। इस टाइम पे जोयान थोड़ा स्माइल करता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था कि अगर वैसा ही है जैसा वो सोच रहा है तो उसे स्पिरिचुअल बेन के अंदर जाना चाहिए। तभी जूकियांग कहता है मुझे खेद है एल्डर लेकिन स्पिरिचुअल बेन हमारे गाँव की जिंदगी है और अगर वहाँ कुछ भी हो जाता है तो हमारे पूरे गांव को वो लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसीलिए। हालांकि तभी आवाज आती है ब्रदर अब टाइम नहीं है हमें रूल्स के बारे में सोचने का, अगर हम 100 स्पिरिचुअल स्टोन नहीं निकालते हैं तो वो हमें पहले ही डिस्ट्रॉय कर देंगे और नॉर्दर्न डेसोलेशन पैलेस जरूर यहाँ पे लोगों को भेजेगा। तो इसके बजाय हम एल्डर को कोशिश करने के लिए क्यों नहीं कहते, हो सकता है वो हमारी मदद कर सकते हैं। जूकियांग आगे कहता कि कैर तुरंत ही कह देती है और उन्हें रोक देती है क्योंकि उसे जोयान से थोड़ी उम्मीद थी और उसके कहने के बाद तुरंत ही पीछे की भीड़ भी कहने लगती है हाँ सीनियर का कल्टीवेशन काफी ज्यादा पावरफुल है, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। हाँ हमें सीनियर को वो जगह देखने देनी चाहिए, हो सकता है कि वो हमारी हेल्प करें, हम उनके इस रिक्वेस्ट को इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। केयर की बात सुनकर केंगयू जूकियांग कुछ कह पाता कि उससे पहले ही गांव वाले तुरंत ही जोयान की बात से एग्री हो जाते हैं। तो ये सब सुनकर तुरंत ही जूकियांग केयर की तरफ देखता है और केयर के चेहरे पर उम्मीद भरी स्माइल को देखकर आखिरकार वो जोयान की तरफ देखता है और रिस्पेक्टेड वे में ग्रीट करते हुए कहता है ठीक है उस मामले में मुझे एल्डर को थोड़ा सा परेशान करना पड़ेगा। जिसके बाद जोयान और जोजुआन उसी हॉल में खड़े हुए होते हैं और वो अपने सामने की उस लड़की को देख रहे होते हैं और उसकी आंखें काफी ज्यादा अजीब और काफी कलरफुल थी, जो देखकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं और तुरंत ही कहते हैं ये है एल्यूजनरी स्पिरिट आइस। वो दोनों एक साथ एक सेकंड में सरप्राइज होते हुए ऐसा कहते हैं। जोयान और जोजुआन की बात को सुनकर वो लड़की थोड़ा सा घबरा जाती है और उसकी आंखों के 7 कलर अचानक ही थोड़े थोड़े मद्दे हो जाते हैं और इसके कदम बाद वो 2 से 3 कदम तक पीछे हटकर भागने ही वाली थी कि तभी वो एक खंबे से जाकर टकरा जाती है और हल्की सी दर्द भरी आवाज आती है, जो देखकर जोयान और जोजुआन तुरंत ही हंसने लगते हैं और इसके बाद वो तुरंत ही उस लड़की के पास आकर कहते हैं छोटी लड़की क्या तुम ठीक हो? तभी वो लड़की डरते हुए कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। इस टाइम पे वो रेड ड्रेस वाली लड़की जैसे ही जोयान और जोजुआन के चेहरे पर स्माइल और फैमिलियर स्माइल देखती है तो उसके दिल से डर गायब हो जाता है, लेकिन वो तुरंत ही कहती है आप कौन हो और आप कहां से आए हो? उसकी बात को सुनकर जोयान और जोजुआन भी चौंक जाते हैं क्योंकि ये तो उन्हें भी नहीं पता था कि वो यहाँ पे क्यों आए और किस लिए आए हैं और ना ही उन्हें ये पता था कि वो इस वक्त है कहाँ पे। तभी जोजुआन कहते हैं हम दोनों बस राहगीर हैं और शायद ये आपके एंसेस्टर हॉल की उस नेम प्लेट के कारण होना चाहिए, ये सब भाग्य है तो भाग्य को अपना काम करने दो। ये देखकर वो लड़की तुरंत ही कहती है भाग्य को अपना काम करने दो और इसके बाद वो तुरंत ही कहती तो तुम भाग्य वाले हो? जिसपे एंसेस्टर जोजुआन एक बार फिर से कहते हैं हाँ हम भाग्य वाले हैं, क्या आप हमें बता सकती हैं? हालांकि वो इतना कह ही पाते कि तभी दूर अचानक एक ब्लास्ट होता है जिससे उन लोगों का कन्वर्सेशन रुक जाता है और इसके बाद एक दर्द की कराह की आवाज सुनाई देती है और रेड कपड़े पहने हुए वो लड़की तुरंत ही काफी ज्यादा शॉक होते हुए चिल्लाती है ब्रदर ये, और इसके बाद वो तुरंत ही काफी ज्यादा इमोशनल तरीके से जोयान और एंसेस्टर जोजुआन की तरफ देखती है। हालांकि उसे नहीं पता कि सामने वाले 2 लोग कौन है, लेकिन उसे ये पता था कि ये 2 लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। साथ ही उसने तियानजू की रिक्वेस्ट को भी सुना था जो कि उन्होंने जोयान और जोजुआन से की
की थी और साथ ही गिफ्ट के तौर पर स्टोरेज रिंग और कल्टीवेशन मेथड भी दिया था। तो उसे भरोसा था कि जुआन इसे अनदेखा नहीं करेगा। तभी जुआन कहता है चिंता मत करो क्योंकि हम किस्मत वाले हैं, हम तुम्हारे ब्रदर की मदद जरूर करेंगे। और इसके बाद जुआन स्माइल करते हुए तुरंत उस लड़की का हाथ पकड़ता है और जुआन तुरंत ही जुआन की बॉडी के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद जुआन तुरंत ही वहाँ से गायब होता है और सामने की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा बंजर सा पहाड़ होता है और हर जगह सिर्फ चट्टाने ही चट्टाने और उबड़ खाबड़ जमीन, जिसपे लोगों का चढ़ना तक मुश्किल था। और इस बंजर पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर 5 लोगों का एक ग्रुप होता है। साथ ही उनके नीचे की जगह ज्यादा बड़ी नहीं होती और साथ ही साथ उनके पीछे एक काफी बड़ी चट्टान होती है और अगर वो यहाँ पे अलर्ट नहीं रहते तो काफी बड़े खतरे में भी पड़ सकते थे। यहाँ पे जो 5 लोगों का ग्रुप होता है उसमें जियोयान के अलावा जू कियांग, कैयर और 2 ओल्ड एल्डर होते हैं। यहाँ पे जुआन उस चट्टान के ऊपर खड़ा होकर अपने स्पिरिचुअल पावर से आसपास की जगह को काफी अच्छी बारीकी से जांच कर रहा होता है। हालांकि जुआन को यहाँ पे कोई भी सुराग नहीं मिलता कि इस जगह पर स्पिरिचुअल बेन होगी और बाहर से देखने पे ये पूरा ही बंजर सा पहाड़ दिखाई दे रहा था। और अगर जू कियांग ने न कहा होता कि यहाँ पे स्पिरिचुअल बेन है तो जुआन को कभी विश्वास भी नहीं होता और शायद एक यही रीजन था कि स्पिरिचुअल बेन्स को ढूंढना इतना ज्यादा कठिन होता था। आखिरकार ये नेचुरल रिसोर्स है और ये एक ऐसी चीज है जिसे केवल किस्मत से पाया जा सकता है। हालांकि तभी जू कियांग आगे बढ़ता है और अपने सामने की चट्टान के ऊपर अपना हाथ रखता है और जैसे ही उसके अंदर डुबकी डालना स्टार्ट करता है तो एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ तुरंत ही वो चट्टान ओपन होने लगती है। जिसके बाद जुआन के ग्रुप को तुरंत ही एक सुरंग दिखाई देती है। तभी जू कियांग कहता है सर ये स्पिरिचुअल बेन का एंट्रेंस गेट है और इसके बाद वो सभी लोग तुरंत ही इंटर हो जाते हैं। के और 2 एल्डर तुरंत ही जुआन का पीछा करते हैं। इस टाइम पे ये जो सुरंग होती है एक टाइम पे केवल एक ही पर्सन निकल सकता था। ये काफी ज्यादा सक्रिय होती है। हालांकि जैसे वो अंदर जाते हैं तो ये चौड़ी होती जाती है और इसके बाद एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक साथ 10 लोग भी खड़े हो सकते थे। इस टाइम पे जॉन जैसे उस जगह पर खड़ा होता है तो तुरंत ही उसके फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जॉन काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को फील कर सकता था। जिसका मतलब सीधा सा था कि इस स्थान पे अगर जोयान रिट्रीट करता है तो आउटर वर्ल्ड के कंपैरिजन में कम आधी मेहनत में दुगना रिजल्ट जुआन को यहाँ मिल सकता था। हालांकि जुआन का यहाँ रहने का कोई भी इरादा नहीं था वरना उसका कल्टीवेशन कम टाइम पे काफी ज्यादा बढ़ सकता था। हालांकि इस टाइम पे जुआन जैसे यहाँ पे एंटर हुआ था तो वो कैयर को तुरंत ही देखता है क्योंकि वो लड़की जो कि इस जगह पर एंटर हुई थी उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी, लेकिन इस जगह पर एंटर होने के बाद अचानक वो काफी ज्यादा कलरफुल हो जाती है और जुआन अपनी स्पिरिचुअल पावर से फील कर सकता था कि इस जगह की एनर्जी अपने आप ही कैयर के पास आ रही थी। अगर दूसरे वर्ड में कहा जाए तो ये एनर्जी खुद ब खुद कैयर के बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो रही थी। हालांकि आसपास के लोगों को इससे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा लगता था कि जैसे इस चीज की उन्हें आदत हो गई हो। लेकिन जो जैसे कैयर की बॉडी की नेचुरल एनर्जी को फील करता है तो तुरंत ही काफी ज्यादा शॉक होता है और कहता है क्या ये एल्यूजनरी स्पिरिट आई के कारण है? ये वास्तव में कितना ज्यादा खतरनाक है। आखिरकार एल्यूजनरी स्पिरिट आइस ये कुछ ऐसी थी जिसे जुआन अच्छी तरीके से जानता था और ये उसके एक डिसाइबल के पास भी थी और जिन्हें जुआन जानता था उसमें से जुआन के हिसाब से उसने सबसे पहले किंगलिन में देखा था और उसकी आई ग्रीन फ्लावर की तरह थी और उसके पास जो आइस थी उसे ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल्स कहा जाता था जिसका यूज करके वो किसी भी टाइप के स्नेक को कंट्रोल कर लेती थी। हालांकि इसकी कंट्रोल एबिलिटी आपकी डुक्यू और आपकी पावर पे डिपेंड करती थी, लेकिन किंगलिन ने इसका यूज करके एक बार तो पूरे ही 9 एबिस डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को ही हिला दिया था। हालांकि इस बार कैयर के पास भी वैसी ही एल्यूजनरी आइस थी लेकिन इसका इफेक्ट अलग था। कैयर की जो आई होती है वो किसी भी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकती थी, यहाँ तक कि वो एनर्जी जिसे नॉर्मल पीपल या नॉर्मल ह्यूमन कंट्रोल भी नहीं कर सकता बिना रिफाइन किए, कैयर उसे भी बिना किसी झिझक के ही ऑब्जॉर्व कर सकती थी और उसे इसे रिफाइन करने की भी जरूरत नहीं थी। इसीलिए उसके कल्टीवेशन को काफी ज्यादा इजी कहा जा सकता था और यही एक रीजन था कि शायद कैयर की भी जो कल्टीवेशन स्पीड थी वो काफी ज्यादा फास्ट हो सकती थी। लेकिन शायद ऐसा था कि कैयर को इसके बारे में पता ही नहीं था कि आखिरकार इसका उपयोग कैसे करना है। हालांकि जॉन को पता था कि जो कैयर है वो डायरेक्टली अर्थ और हेवन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकती है, लेकिन जोयान को यह भी पता था कि उसकी इस एबिलिटी ने उसे चलता फिरता स्पिरिचुअल स्टोन बना दिया था। आखिरकार एल्यूजनरी आई का भी एक डिसएडवांटेज था कि अदर कल्टीवेटर उससे अपनी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकते थे। हालांकि इसके भी 2 तरीके थे कि धीरे धीरे करके एल्यूजनरी स्पिरिट आई वाले ओनर से उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया जाए और इसका रिजल्ट ये होता था कि वो जो ओनर होता था उसकी आई खराब हो जाती थी और वो पूरी तरीके से अंधा हो जाता था और उसका पूरा कल्टीवेशन भी एंड हो जाएगा। जबकि दूसरा मेथड था कि उसकी एल्यूजनरी स्पिरिट आइज को एक साथ बदलना, जिसमें आपको कम से कम टाइम में उसकी पूरी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना पड़ता था और उसकी यूज से आप कम टाइम के अंदर ही किसी पावरफुल पर्सन को या कि एक्सपर्ट को क्रिएट कर सकते थे। लेकिन इसका रिजल्ट भी सेम ही था कि इसका डिसएडवांटेज के कारण एल्यूजनरी स्पिरिट आई का ओनर अंधा हो जाता था, यहाँ तक कि कभी कभी तो उसकी
मौत भी हो जाती थी। हालांकि अफसोस की बात थी कि कैर अपनी आई का यूज करने में कैपेबल नहीं थी और जोयान को पता था कि अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो इस छोटे से गांव की ये जीनियस लड़की अपनी इतनी पावरफुल हिडन पावर को भूल जाएगी या कि यूं ही बेकार कर देगी। हालांकि जोयान ये सोच ही रहा था कि चलते चलते बहुत जल्दी ही झुकियांग और 5 लोगों का वो ग्रुप उस गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच जाता है। साथ ही रास्ते में जोयान और बाकी लोगों ने काफी सारे गाँव के लोगों को देखा था जो की उस गुफा के अंदर काफी सारे वेपन्स में अपनी डुकी डालकर गुफा की दीवारों से स्पिरिट स्टोन को खोद रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे हटाने में कैपेबल नहीं था, न ही उनमें से एक को भी निकालने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन रिजल्ट उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। हालांकि केव के अंदर जैसे ही वो डीप एरिया में पहुंचते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है और जोयान को छोड़कर बाकी सभी लोग पसीना पसीना हो गए होते हैं। हालांकि तभी जोयान इस टेम्परेचर को देखते हुए कैयर की तरफ देखता है। जोयान देख सकता था कि कैयर की जो रेड कलर की ड्रेस होती है पूरी तरीके से पसीने से भीग चुकी थी और उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी, जिसके कारण उसकी बॉडी और उसके कव्स साफ साफ दिखाई दे रहे होते हैं, जो देखकर जोयान को थोड़ा सा एम्बेरस फील होता है और वो तुरंत ही अपने नाक और अपने चेहरे को हटा लेता है। इस टाइम पे वो केव के जितने डीप जाते जा रहे थे हवा का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था। हालांकि जोयान फील कर सकता था कि केव के अंदर से जो ऑरा आ रहा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और काफी ज्यादा प्योर भी है और ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी कंपैरिजन स्पिरिचुअल स्टोन से किया जा सके। इसीलिए वो सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगते हैं और 2 ओल्ड एल्डर पहले ही पीछे रुक गए थे क्योंकि और ज्यादा टेम्परेचर झेलने में वो कैपेबल नहीं थे। इस टाइम पे झुकियान का भी चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया होता है और इस टेम्परेचर को झेल रहा था, साथ ही साथ उसने पहले ही अपने कपड़े उतार दिए थे और डुइकुई से इस टेम्परेचर को झेलने में वो कैपेबल नहीं था। जहाँ तक कैयर की बात थी तो वो अपनी विल पावर के साथ चलने में तो कैपेबल थी, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा रही होती है और उसे देखने पे ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी टाइम पे बेहोश हो सकती है। हालांकि तभी जॉन अपना हाथ फ्लिप करता है और उसके आसपास तुरंत ही एक इनविजिबल पावर फैल जाती है, जिसके कारण आसपास का टेम्परेचर दूर हो जाता है और इसके बाद जॉन तुरंत ही केव के अंत को देखता है, मतलब एंडिंग पॉइंट, और ये जगह केव का सबसे डीपेस्ट एरिया भी था। इस टाइम पे जॉन इस जगह पर देख सकता था कि स्पिरिचुअल स्टोन काफी सारे हैं और वे धीमे धीमे टिमटिमा रहे थे और वो स्टोन रात में भी दिन जैसा सीन दिखाई दे रहे होते हैं। तभी जॉन की आंखों में आखिरकार उसकी हेवनली फ्लेम आ जाती है जो व्हाइट कलर की होती है और इसके बाद जॉन तुरंत ही स्पिरिचुअल स्टोन्स को देखने लगता है जो कि उसके ऊपर के थे और वो व्हाइट कलर का ग्लो कर रहे थे, जो देखकर जॉन तुरंत ही समझ जाता है कि ये इंटरमीडिएट स्पिरिट स्टोन होने चाहिए और इन स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर काफी ज्यादा पावर थी। तभी जॉन को एक हाई रैंक की स्पिरिचुअल पावर फील होती है, जो देखकर तुरंत ही वहाँ पे देखता है तो जोयान को मिलता है हाई रैंक के स्पिरिट स्टोन, जो देखकर जॉन कहता है क्या ये हाई रैंक के स्पिरिट स्टोन है। जोयान की उम्मीद के मुताबिक इस स्पिरिचुअल बैंड के अंदर हाई रैंक के स्पिरिचुअल स्टोन भी थे। ये देखकर जॉन की आंखें अचानक ही साइन होती है और वो काफी ज्यादा खुश था और ये खुशी ऐसी थी जिसे दबाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि जोयान को पता था कि अगर हाई रैंक का स्पिरिट स्टोन उसे मिल जाता है तो उसका कल्टीवेशन बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही वो अपने 9 एल्यूजनरी क्लोन्स को भी पावरफुल बना सकता था और अगर वो अपने 9 इल्यूजनरी क्लोन को पावरफुल बनाने के लिए एक स्पिरिट स्टोन का भी यूज करता है तो भी वो 5 स्टार डाउडी लेवल के पीक लेवल पर पहुंच जाएंगे, जो कि जॉन की काफी बड़ी हेल्प हो सकती थी। हालांकि जॉन ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से झुकियान की आवाज आती है कि सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके पास कोई तरीका है। आसपास का टेम्परेचर कम हो जाने के कारण झुकियान और कैयर की बॉडी में बनने वाला प्रेशर भी ठीक हो गया था। ये सुनकर जॉन भी स्माइल करते हुए कहता है जैसा की मैं उम्मीद कर रहा था ये वैसी ही है, कोई आश्चर्य नहीं की आप लोग यहाँ के स्पिरिट स्टोन को माइंड नहीं कर सकते। इस स्पिरिट बेन के अंदर हाई रैंक के स्पिरिट स्टोन है, हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन। जोयान की बात को सुनकर तो झुकियान और कैर तुरंत ही शॉक हो जाते हैं। आखिरकार वो सभी लोग भी जानते थे कि स्पिरिट स्टोन 4 टाइप के होते हैं, लो ग्रेड, मिडिल ग्रेड, हाई ग्रेड और सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन। हालांकि इन चारों स्पिरिट स्टोन की क्वालिटी में से हाई ग्रेड और सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन तो सबसे ज्यादा रेयर थे। जहाँ तक सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन की बात थी तो शायद उसे पिछले कई हजार वर्षों से नहीं देखा गया और हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन सुप्रीम ग्रेड जैसे रेयर तो नहीं थे, लेकिन इस कॉन्टिनेंट के अंदर वो काफी ज्यादा रेयर थे और सुपर सेट और पावरफुल सेट के अलावा उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था। और जहां तक स्पिरिट बेन्स की बात है तो उन स्पिरिट बेन के अंदर भी हाई रैंक के स्पिरिट स्टोन काफी कम ही मिलते थे और इसीलिए जोयान की बात को सुनकर झुकियांग और कैर दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही साथ थोड़े टेंशन भी होते हैं। आखिरकार उसे पता था कि अगर यहाँ पे हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है तो उसका जो झू क्लेन है या झू विलेज है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है और अगर ऐसा नहीं भी होता तो काफी सारे पावरफुल लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर सकता है। और इस टाइम पे झुकियांग सोच रहा था कि वो हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन का यूज करके अपने गांव को नॉर्दर्न डेसोलेट हॉल से अप्रूव कराएगा और एक बार उसका गांव नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल के अंदर शामिल हो जाता है तो उसके गांव के अंदर शांति हो जाएगी। हालांकि वो अभी भी अपनी बहन के लिए टेंशन में था क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिरकार उसकी बहन की आंखें रंगीन क्यों है, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि उसकी बहन नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि उसे पता था कि अगर वो हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को हॉल को देगा तो यहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोग आएंगे और अगर उन्होंने उसकी
उसकी सिस्टर की ये एबिलिटी देख ली उसकी आंखों की, तो हो सकता है कि वो उसे नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो तुरंत ही अपना मन बदल लेता है। हालांकि तभी केयर कहती है, ब्रदर मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन होंगे। एक बार जब हम इन्हें खोद कर नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल को दे देते हैं तो आप। तभी जू कियांग कहता है नहीं, हम स्पिरिट स्टोन उन्हें नहीं देंगे। और इस टाइम पे वो जैसे ये बोलता है तो कैर तुरंत ही डर के 1-2 कदम पीछे चली जाती है, क्योंकि इस टाइम पे जू कियांग ने अचानक ही काफी ज्यादा गुस्से में ऐसा कहा था। हालांकि तभी वो कहता है कैर, तभी जोयान कहता है कैर अपने भाई को तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए, वो सिर्फ ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा है। एल्डर रुकिए। जू कियांग तभी जियोयान को रोक देता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जोयान उसे सच न बता दे। आखिरकार अगर उसे बाहरी लोगों के बारे में पता चलेगा तो हो सकता है कि वो दोबारा किसी बाहरी पर्सन पे भरोसा न करे और दुनिया से ज्यादा डरने लगे। तभी जोयान कहता है हाँ तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। आखिरकार एक बार जब तुम सेक्ट में शामिल हो जाती हो तो तुम फ्यूचर में उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। साथ ही वहाँ काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं और तुम्हारे भाई को डर है कि अगर वो स्पिरिट स्टोन सेक्ट को देगा तो वो सेक्ट जबरदस्ती इस पे कब्जा कर लेंगे, इसीलिए आपको उसे दोष न देना चाहिए। जोयान की बात को सुनकर कैर तुरंत ही अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए फूट फूट कर रोने लगती है और भाई बहन के इस प्यार को देखकर जोयान भी स्माइल कर देता है। तभी जू कियांग भी जोयान को ग्रेटफुल तरीके से देखकर सिर हिलाता है और इसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए कहता है एल्डर मुझे आपको स्पिरिट स्टोन के लिए थोड़ा सा परेशान करना होगा। तभी जोयान कहता है कोई बात नहीं, ये बस इतना है कि मैंने अभी तक हाई रैंक के स्पिरिट स्टोन नहीं देखे हैं, आज मुझे इन्हें जानने का भी अवसर मिलेगा। और इसके बाद एक पफ की आवाज के साथ जोयान के हाथ में उसकी बोन चिलिंग फ्लेम अफेयर हो जाती है और जोयान के हाथ की फ्लेम को देखकर जू कियांग तुरंत ही हैरान होते हुए कहते हैं ये है एक हेवनली फ्लेम। जिसके बाद उसे तुरंत ही समझ जाता है कि जोयान इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है, क्योंकि उसके पास एक हेवनली फ्लेम है और इतनी कम एज के अंदर एक हेवनली फ्लेम को अपने पास रखना ये किसी नॉर्मल पर्सन के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए वो तुरंत ही कैर को लेकर पीछे की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि इस टाइम पे जोयान के सामने वो कुछ भी नहीं है और अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो जोयान के लिए वो प्रॉब्लम बन जाएंगे, इसीलिए पीछे हटना ही सबसे अच्छा विकल्प था। दूर खड़े होकर वो देख सकते थे कि जोयान की हेवनली फ्लेम छोटी छोटी आग के गोलों में बदलकर स्पिरिट स्टोन की तरफ बमबारी कर रही है और एक बूम की आवाज के साथ गुफा में धमाके होना शुरू हो जाते हैं और वो पूरी केव ही हिलने लगती है। ये देखकर आसपास के लोग और वो 2 एल्डर भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। हालांकि यहाँ पे जोयान भी हेवनली फ्लेम का यूज कर रहा था, जिससे स्पिरिट स्टोन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो गुफा से अलग हो रहे थे जिस पत्थर से वो जुड़े हुए थे और हर एक स्पिरिट स्टोन तुरंत ही हेक्सागोनल क्रिस्टल में बदल जाता है। हेक्सागोनल मतलब षटकोण जिसके 6 किनारे होते हैं। यहाँ पे जोयान के हेवनली फ्लेम के साथ स्पिरिट स्टोन को माइन करना काफी ज्यादा इजी हो गया था। साथ ही ये केव जितनी ज्यादा गहरी होती जा रही थी जोयान को उतने ही हाई रैंक के स्पिरिट स्टोन मिल रहे होते हैं। साथ ही नॉर्मल इंटरमीडिएट ग्रेड के भी स्टोरेज स्पिरिट स्टोन काफी सारे हो गए थे। हालांकि यहाँ पे जैसे ही जोयान एक मिडिल लेवल स्पिरिट स्टोन निकालता है तो तभी अचानक से एक व्हाइट कलर की एनर्जी फैल जाती है और जोयान के सामने अपेयर होता है हाई रैंक का स्पिरिट स्टोन और वो इतना ज्यादा चमकीला होता है कि उसे कोई डायरेक्ट देख भी नहीं सकता था। इस टाइम पे जैसे जोयान उस स्पिरिचुअल क्रिस्टल को देखता है तो काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि उस स्पिरिट स्टोन का आधा हिस्सा जोयान के सामने था जबकि आधा हिस्सा उस केव के अंदर घुसा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर काफी सारे स्पिरिट स्टोन एक साथ जुड़ चुके हैं। इस टाइम पे जोयान को जो स्पिरिट स्टोन दिखाई दिया था उसमें 5 हाई रैंक के स्पिरिट स्टोन एक साथ जुड़े हुए थे और जोयान को पता था कि एक हाई रैंक का स्पिरिट स्टोन पूरे एक पावरफुल सेक्ट को भी बिलोंग कर सकता था। मतलब किसी भी पावरफुल सेक्ट में अगर एक हाई रैंक का स्पिरिट स्टोन मिले तो वो भी काफी बड़ी बात होती थी। हालांकि इस टाइम पे जोयान इन चीजों को इग्नोर करता है। उसके सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि उसे इन 5 स्पिरिचुअल स्टोन को तोड़ना था। इसलिए जोयान के हाथ में तुरंत ही एक उसकी हेवनली फ्लेम अपेयर होती है और जो तुरंत ही उन सभी स्पिरिट स्टोन से जुड़ने लगती है। जहाँ जहाँ से वो जुड़े हुए थे वो तुरंत ही उन 5 जगह पे पहुंच जाती है और तुरंत ही हाई टेम्परेचर के साथ उन्हें स्पिरिट स्टोन को ग्रिल करना स्टार्ट कर देती है। इस टाइम पे इन 5 स्पिरिट स्टोन को अलग करने में लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है। हालांकि जैसे ये अलग होते हैं तुरंत ही उस केव के काफी सारे स्पिरिट स्टोन तुरंत ही जमीन पे गिर जाते हैं, जो कि करीब 1000 के ऊपर थे और इनका यूज करके जू फैमिली विलेज लगभग 1 साल तक चैन से जी सकता था। लेकिन इसकी एक ही शर्त थी कि नॉर्दर्न डेसोलेशन हॉल इनके टैक्स को बढ़ाए ना। हालांकि इनके अंदर 5 हाई रैंक के स्पिरिट स्टोन को देखकर जॉन खुद को रोक नहीं पाता। हालांकि जॉन खुद को तुरंत ही शांत करता है और दबाता है। इस टाइम पे ये 5 स्पिरिचुअल स्टोन काफी ज्यादा कीमती थे और जू कियांग जो कि इस गांव में रहा उसे भी पता था कि आखिरकार ये कितने ज्यादा कीमती हैं। और अगर नॉर्दर्न वेस्टलैंड पैलेस को ये पता चलेगा कि जू फैमिली के विलेज के अंदर जो स्पिरिचुअल बैन है उसके अंदर हाई रैंक के स्पिरिट स्टोन निकल रहे हैं तो वो जरूर ही अपने एल्डर्स को भेजकर जू फैमिली पे कब्जा कर लेगी। और उसके बाद कायर और ये सुनकर जू कियांग काफी ज्यादा डर जाता है कि उसके सामने की लड़की को उसे कुछ हो जाएगा। हालांकि उसे अपनी जान की फिक्र नहीं थी, लेकिन कायर को वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। आखिरकार वो उसकी छोटी बहन थी। भाई चाइना वालों की बहन के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चलता इनका कौन वाला ब्रदर सिस्टर चल रहा है। तो चलो ये एपिसोड अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड पे। ओके, आई होप कि आप सभी लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा और पसंद आना ही चाहिए। अब स्टोरी लाइन एक अलग डायरेक्शन पे जाने वाली है, तो आप लोग जमकर लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो। ओके, बाय बाय।